Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the new chapter, chapter number 1 of economic, that is the story of पालमपुर. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट पर प्रोडक्शन वो किस तरीके से होता है. इसको हम एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर की स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ये जो है एक रिसर्च बेस्ड है. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है उसका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में गिलबर्ट इतनी ने एक रिसर्च किया था. उसके बेस्ड में ये स्टोरी बनाई गई है कि गांव में किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है. जो मेन एक्टिविटी है गांव की वो होती है फार्मिंग. इसके अलावा और भी बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ गांव में परफॉर्म होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन है और भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो गांव में परफॉर्म होती है. हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. हम जानेंगे कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन में आने वाले यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कि है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम है, मनी है और ह्यूमन एफर्ट्स. हम ये जानेंगे कि कैसे इन सारे रिसोर्सेज का कंबाइन करके प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन के थ्रू किस तरीके से डिज़ायरेबल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है. तो आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. इंट्रोडक्शन. पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है जिसके नेबर्स में टाउन्स और विलेजेस हैं. रायगंज एक बिग विलेज है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. ये रोड से वेल कनेक्टेड है रायगंज से और उसके पास ही एक छोटा सा टाउन है शाहपुर जिससे भी बाय रोड वो कनेक्टेड है. यहाँ बहुत से काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विजिबल है, जैसे कि रोड है, बुलक कार्ट, टांगा, वुडन कार्ट ऑफ बफेलो जो गुड़ जैसे कॉमन कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, और मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी यहाँ मौजूद है. कहाँ? पालमपुर में. इस गांव में 450 फैमिलीज़ रहती है जो कि अलग अलग कास्ट की है. 80 फैमिली ऐसी है जो अपर क्लास की है और इनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है विलेजेस का. इनके हाउस भी पक्के ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट प्लास्टर है वहाँ पे. ठीक है. यहाँ एससी मतलब दलित जो है 1/3 पॉपुलेशन है इस विलेज में, जो कि कॉर्नर में, विलेज के कॉर्नर में रहते हैं और इनके घर छोटे हैं जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं. ज़्यादातर यहाँ के जो घर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है. इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उससे ट्यूबवेल जो कि फील्ड में फिट है और वेरियस बिजनेस पर्पस के लिए काम आते हैं. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल. यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे बीमार लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं. ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है पालमपुर का, ये फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर, ये ज़्यादातर गांव में आज हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है. तो ये जो पालमपुर की स्टोरी है वो इमेजिनरी गांव की स्टोरी है, काल्पनिक है. ठीक है. ठीक है. ज़्यादातर जो इंडिया गांव है वो ऐसे ही है, उसी के आधार पे पालमपुर की कल्पना की गई है. यहाँ वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है इस विलेज में. ठीक है. जो कि अक्रॉस
इंडिया में, मतलब इंडिया में भी बहुत से गांव में यही प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसे कि फार्मिंग है जो यहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और भी इसके अलावा कुछ अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी है, कुछ नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, सारे काम इस गांव में होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ टाइप की एक्टिविटीज़ को और जानते हैं कि प्रोडक्शन होता कैसे है। ओके स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो मेन एम होता है प्रोडक्शन का वो होता है गुड्स और सर्विस मुहैया करवाना। गुड्स और सर्विस की जो वांट है उसको पूरा करती है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लैंड। ये नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। ये नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल, इस सारी चीज़ों को हम लैंड में गिनते हैं। तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि लैंड के बिना कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड जो प्रोडक्शन है वो है लेबर। ठीक है, जो लेबर जो है वो होते हैं लोग जो काम करते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। कई बार जो पीपल्स होते हैं वो हाईली एजुकेटेड चाहिए होते हैं ताकि कुछ नेसेसरी टास्क कर सकें। और जो छोटी और भी बहुत एक्टिविटीज़ होती है, अदर एक्टिविटी होती है जो और अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए मैनुअल वर्क करने के लिए भी लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक लेबर जो है वो नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, बिना लेबर के हम काम कैसे करेंगे। जो भी काम करना है, अगर हमारे पास ज़मीन भी है, उसमें हम सोचे खेती करें, तो खेती करने के लिए हमको किसान चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे। ओके, अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें वेरियस इनपुट होता है फिज़िकल कैपिटल में। प्रोडक्शन के समय हम लोग कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है, उसको हम फिज़िकल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसमें से जो पहली चीज़ है थर्ड में, जो ए है, थर्ड ए है, ठीक है, थर्ड ए, उसमें बताया टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स। जो टूल्स है ये सारी सिंपल टूल्स है जो फार्मर प्लग करता है, और भी जो मशीन है जैसे जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में पहला पार्ट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे जिसमें एक बार इंसान खर्चा करता है और वो लाइफ टाइम या बहुत लंबे समय के लिए प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। इसके लिए पैसा लगता है। ठीक है, इसके बिना लेबर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई मशीन के बिना, टूल्स के बिना हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो बी पॉइंट है जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रॉ मटेरियल्स, मनी इन हैंड, ये क्या कराते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि वेवर्स है, अब जो वेवर्स है उसको क्या चाहिए होगा, यर्न चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा, जब वो कपड़ा बना पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। कपड़े बनाने के लिए धागे चाहिए, तो धागा जो है वो रॉ मटेरियल है। इसके अलावा हमको कुछ और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पेमेंट करना है, कुछ नेसेसरी आइटम खरीदना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। ठीक है, जैसे रंगाई के लिए रंग खरीदना है, कपड़े की रंगाई के लिए फॉर एग्जांपल, तो हमें पैसा चाहिए होगा। ठीक है, पेमेंट करना है, जो हमने लेबर रखा है उसको पेमेंट करोगे डेली का। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल और मनी है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, जो आए दिन लगता है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन में फिज़िकल कैपिटल भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो अगला क्या है, ओके, अगला फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है हम, मतलब हम यानी ह्यूमन कैपिटल, जो जिसके पास पूरी नॉलेज हो, जो इंटरप्राइज क्रिएट कर सके, जो सारी चीज़ों को एक साथ ला सके, लैंड, लेबर और फिज़िकल कैपिटल को इकट्ठा करके
कुछ प्रोडक्शन कर सके, चाहे प्रोडक्शन कर सके और फिर उसको बेच सके मार्केट में। आज के डेट में इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल। तो ये ह्यूमन कैपिटल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और ये सारी चीज़ें जो लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ओके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में, इन 3 फैक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर पालमपुर में पढ़ेंगे। मतलब हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लेबर के बारे में पढ़ेंगे और फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पहले लैंड फिक्स्ड, जो कैपिटल लैंड है, लैंड फिक्स्ड है। फार्मिंग देख लेते हैं। ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड के बारे में हम देख लेते हैं, जो पहला फैक्टर है प्रोडक्शन का। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% लोग जो है इसी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हैं, और ये उन्हीं से उनकी ज़िंदगी चलती है। कुछ यहाँ पे फार्मर है, कुछ यहाँ फार्म लेबर्स हैं, जो क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फार्म से। ठीक है, ओके। पर बहुत समय तक प्रोडक्शन में फार्म्स की कमी थी, मतलब ज़मीन की कमी थी, लैंड एरिया कम था। लेकिन 1960 के बाद बहुत से लैंड एरिया का एक्सपांस हुआ। 1960 में क्या हुआ था पता है आपको? 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय जो लैंड थे, जो वेस्ट लैंड थे, उनको कल्टीवेटेड बनाया गया था। जो वेस्ट लैंड थे, बेकार पड़े हुए गांव की ज़मीनें थी, उनको कल्टीवेशन के लिए क्रिएट किया था, कन्वर्ट किया गया था। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग में किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन जो है, अब लैंड की जो न्यू लैंड जो अंडर कल्टीवेशन आया, उससे प्रोडक्शन के स्कोप पालमपुर में बढ़ गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेज़रमेंट ऑफ लैंड। हम स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो हेक्टर में होता है। ठीक है, पहले लोकल लैंग्वेज में से बीघा और बीघा कहते हैं। ठीक है, और ग्विंथा के नाम जाना जाता है। 1 जो हेक्टर होता है वो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरीके से लैंड मेजरमेंट होता है गांव में। अब लैंड है तो उसमें उगाएंगे क्या? ज़मीन में कुछ खेती करनी तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हम जो मान लेते हैं कि पालमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे कोई भी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जाता। साल में खेती होती है। तो जब रेनी सीज़न होता है यहाँ पे खरफी फार्मिंग की जाती है, मतलब ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। ये प्लांट जो है वो, और इसके जो प्लांट्स हैं वो कैटल को फीड करने काम आते हैं। ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पोटैटो उगाया जाता है। ठीक है, विंटर में यहाँ पे रबी क्रॉप होता है, जब फील्ड में वीट्स बोए जाता है। मतलब वीट का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे मेन क्रॉप में आ जाएगा। वीट जो प्रोडक्शन है वो इतना होता है कि पहला जो हिस्सा है, थोड़ा बहुत हिस्सा फैमिली वाले अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और बाकी सरप्लस जो वीट है वो रायगंज के मार्केट में जा कर के बेच देते हैं, जो वहाँ के पास का एक विलेज है। ओके, तो जो लैंड एरिया है वो कई बार, जो और भी लैंड एरिया, वो शुगर केन को भी हार्वेस्ट करते हैं, वो भी साल में एक बार। ये शुगर केन गुड़ बनाने के काम आता है, जो शाहपुर जो पास में शहर है छोटा सा, वहाँ के ट्रेडर को लोग बेच देते हैं गुड़ को, ताकि वो शक्कर बना सके, जो भी काम किया जा सके। तो इस तरीके से पालमपुर में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स साल भर में उगते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ का इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है पालमपुर में। तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद से यहाँ पे जो इरिगेशन जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, बदला गया। पहले यहाँ पे पर्शियन व्हील हुआ करती थी। ठीक है, पर्शियन व्हील होती थी। पर्शियन व्हील कैसी होती है कि कुएं में ना एक चक्का लगा होता है, जिसमें
गाय बांध दी जाती है और गाय उस कुएं के आसपास घूमती रहती है और व्हील पर्सन घूमती है और कुएं से पानी निकाल के नालियों में डालती है और नाली से पानी बहते बहते खेतों में जाता है और खेतों से पानी पहुंचता है। तो ये पर्सन व्हील का काम था, ठीक है, जो एक स्मॉल फील्ड को इरिगेट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन बड़े फील्ड को नहीं। पर जिस तरीके से 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चलाने के इरिगेट करने की प्रचलन बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रचलन के कारण अब लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है इफ़िशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। पहले तो कुछ ट्यूबवेल प्लांट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, पर इसके प्रभाव को और इसके फ़ायदे को देखते हुए जल्दी ही गांव में प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी फार्मर लोग लगाने लगे और मिड 70 तक यहाँ पे 200 हेक्टर जो ज़मीन थी वो अब इरिगेटेड हो गई है, ठीक है। कई जगह, ज़रूरी नहीं कि इंडिया में बहुत से जो विलेज है वो हाईली वेल इरिगेटेड एरिया में, कई बार ज़्यादातर जो एरिया है वो नदियों के पास या कोस्टल रीजन के पास उसका एरिया ही इरिगेटेड है। प्लेटू का ऐसे कई रीजन है, जैसे डेक्कन प्लेटू, जहाँ पे पानी इरिगेशन लेवल बहुत कम है, ठीक है। यहाँ कल्टिवेटेड जो एरिया है इस कंट्री का वो लेस देन 40% इरिगेटेड टुडे, इवन टुडे, मतलब 40% से भी कम एरिया जो है डेक्कन प्लेटू का वो इरिगेशन काम आता है। बाकी जो एरिया, जो भी रिमेनिंग एरिया है वो वहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट किस में है, रेनफॉल पे, जो बारिश होती है उस पे ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो इस तरीके से एक ही पीस में अलग अलग समय में अलग अलग खेती करने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। साल भर के अंदर अलग अलग जब खेती होती है एक ही एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा खेती होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इनकम होगी। तो पालमपुर जो है उसका 2 मेन क्रॉप है, ठीक है। पहला है पोटैटो, और पोटैटो जो है वो थर्ड क्रॉप की तरह 15 से 20 साल हो गए जिसको उगाया जा रहा है थर्ड क्रॉप की तरह, ठीक है। मतलब वही ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद समझाया गया था कि ये सारी चीज़ें उगाई जा सकती है। तो क्या क्या उगता है पालमपुर में, हम देख लेते हैं। वीट जो मेन क्रॉप है, सेकंड मेन क्रॉप है बाजरा, फिर शुगर केन और फिर पोटैटो, इस तरह की खेती होती है, ओके। अब हम देख लेते हैं, ये इंडिया का कल्टीवेटेड एरिया है, ईयर वाइज दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब भी किया गया है, यहाँ बार ग्राफ के तौर पे भी इसे बताया गया अच्छे से। तो आप लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए मल्टीपल जो क्रॉपिंग है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हायरली यील्ड कर सकते हैं। यील्ड जो है वो मेज़र एज अ क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इन अ ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। तो यील्ड क्या है, एक मेजर्ड है, इससे क्रॉप को एक पीस में, एक लैंड पीस में एक सिंगल सीजन में कितने क्रॉप हुए इससे पता चलता है। मिड 60 में सीड्स जो है वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किया करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स में क्या होता था कि ज़्यादा यील्डिंग नहीं हो पाती थी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। ट्रेडिशनल सीड जो था वो इरिगेशन में ज़्यादा प्रभावी नहीं था। इस समय जो फार्मर्स थे वो काऊ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और तो ये जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसको उन लोग थोड़ा बहुत खरीद लिया करते थे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लेट 1960 में, तो एक नए तरीके की मॉडर्न फार्मिंग जो है इंडियन फार्मर को सिखाया गया, ताकि वो वीट, राइस जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ये ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रभावी थे, ठीक है। ये
HYV जो सीड्स थे वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस किया करते थे। इस तरह समझ लीजिए, जब ट्रेडिशनल सीड लगती थी तो एक गेहूं के प्लांट में 2 या 3 बालियाँ ही गेहूं की उगा करती थी, लेकिन HYV सीड से 5 से 6 बालियाँ, 7 बालियाँ या 8 बालियाँ भी एक गेहूं के प्लांट में उग जाया करती थी। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सेम जो लैंड था वो प्रोडक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन प्रोड्यूस करने लगा, क्योंकि हाई यील्डिंग जो सीड्स थी वो हाई यील्डिंग जो सीड्स थी उसके यहाँ प्लेंटी ऑफ प्रोडक्शन होने लगा। पर ये सीड बहुत ज़्यादा पानी भी मांगा करती थी और साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र भी। ओके स्टूडेंट, तो ये पिक्चर दिया हुआ है HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, डीजल, फार्म मशीनरी, कैनाल्स, पम्प्स, इलेक्ट्रिसिटी डैम, ये जो है ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेस्टिसाइड जो प्रोड्यूस होता है वो बेस्ट रिजल्ट देता है। तो हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली, जब हायर प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल होगा, जब HY सीड के कॉम्बिनेशन के साथ हम इरिगेशन में केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और भरपूर पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जो फार्मर्स थे पंजाब और हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया और उन्होंने ट्यूबवेल के ज़रिए इरिगेशन की शुरुआत करी। साथ में HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल फार्मिंग में उन्होंने किया। धीरे धीरे इन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल भी फॉर्म में किया, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर्स और भी जो प्लगिंग और हार्वेस्टिंग फास्टर्स मशीन है उनका भी इस्तेमाल किया। इसका रिवॉर्ड ये हुआ कि ये जो एरिया थे वो वेरी हाई यील्डेड वीट हो गए, वीट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका एग्जांपल हम पालमपुर से समझ सकते हैं। पालमपुर में जब ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड से इस्तेमाल किया जाता था तब 1300 kg पर हेक्टर के हिसाब से प्रोडक्शन होता था, पर जैसे ही HYV सीड का इस्तेमाल किया जाने लगा तो 3200 पर kg पर हेक्टर, 3200 kg पर हेक्टर के हिसाब से प्रोडक्शन होने लगा। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई वीट की, कहाँ, हमारे इमेजिनरी विलेज पालमपुर में। तो इस तरह से ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस जो था वो अब मार्केट में सेल होने लगा और लोगों को फ़ायदा पहुंचने लगा। ठीक है, अब ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो डाटा है वो मिलियन ऑफ टन्स में है। तो ईयर वाइज डाटा देते हैं किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे ग्रीन एवोल्यूशन का आगे बढ़ाया गया तो प्रोडक्शन भी पल्सेस में और वीट में बढ़ने लगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि लैंड, ये जो प्रोडक्शन का जो मैटर था वो किस तरीके से लैंड को सस्टेन था कि नहीं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज था और इसे केयरफुली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साइंटिफिक रिपोर्ट ने इंडिकेट किया कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था जिसको ग्रीन एवोल्यूशन में यूज़ किया गया वो बहुत ज़्यादा पैमाने में नेचुरल रिसोर्सेज के बेस को ख़त्म कर रहा है। बहुत से जो एरिया थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के एसोसिएशन में आने के बाद अपनी फर्टिलिटी जो सॉइल की थी वो खोने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा था। कंटिन्यू ग्राउंड वाटर और ट्यूबवेल को इरिगेशन में यूज़ करने से जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो डिप्लीट होने लगा, मतलब वाटर जो टेबल था, इन्वामेंटल रिसोर्सेज जितनी थी उनमें कमी आने लगी। जो वाटर टेबल था वो बता था कि ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो सॉइल जो फर्टाइल थी और जो ग्राउंड वाटर था उसे बिल्ड होने में कई साल लगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो उसे बनने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो हमें हमेशा इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए और उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर सकें। ओके स्टूडेंट,
होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से केमिकल जो फर्टिलाइज़र है वो पानी में डिज़ोल्व होता है और तुरंत प्लांट को इमिडिएटली फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन ये साथ साथ जो ज़मीन है उसे भी क्या कर सकता है, अनफर्टाइल कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सॉइल जो है वो नहीं ज़्यादा समय तक जो लॉन्ग समय तक जो यूज़ करते केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो सॉइल जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं सॉइल के कारण, जिसके कारण सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। ठीक है, और ज़्यादा कंजम्पशन जो है केमिकल फर्टिलाइज़र के पंजाब जैसे हाईएस्ट कंट्री में कंटिन्यूस यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, जिसके कारण डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ और हो रहा है, सॉइल की जो हेल्थ है वो गिरती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो पंजाब जो फार्मर्स हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके, प्रोडक्शन लेवल को अचीव कर सके। इस तरह कैसे ये अपने ज़मीन का नुकसान कर रहे हैं। होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।